नमस्कार। सत्य बहुमत, प्रेम से बोलो सत्य बहुमत। आप सबका स्वागत है। लोकतंत्र पर हम विभिन्न विषयों से, समसामयिक विषयों से बात करते हैं और आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वह है कि कितना, कब तक और क्यों सहे जनता। ये आवाज इको हो रही थी, क्षमा करेंगे। कितना, कब तक और क्यों सहे जनता, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आजादी के अमृत काल में कहां खड़ी है जनता। सख्त से सख्त कानून बने, लेकिन किसके लिए? आम गरीब लोगों पर ही तो कानून का डंडा बरसा। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता का और जनता द्वारा होता है, हम सब कहते आए हैं, रटते आए हैं। मगर शोषण हमेशा जनता का ही होता रहा है। कानून सख्त किए जाते हैं, लेकिन भुगतती गरीब जनता है। समर्थ हमेशा कानून को उस फायदा उठा करके या धोखा दे करके बच निकलते हैं। क्यों कभी किसी अमीर को बलात्कार, हत्या जैसे संगीन जुर्म में फांसी नहीं हुई? क्यों सामूहिक बलात्कार और हत्या के दोषी भी संस्कारी बताकर आजादी के अमृत काल पर भी छोड़ दिए जा रहे हैं? भ्रष्टाचार कर देश से भाग निकलने वालों को जो कठोरतम दंड मिलना चाहिए नहीं मिलता है। लेकिन गरीब बिना अपराध साबित हुए केवल इसलिए जेलों में बंद रहते हैं क्योंकि उनके पास जमानत तक के पैसे नहीं होते। यूएपीए जैसी कानून जो है, उनकी धाराओं का इस्तेमाल अमीरों के लिए नहीं होता, सुना नहीं जाता। आखिर कितना, कब तक और क्यों सहे जनता, इसी विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ पैनलिस्ट, जो विशेषज्ञ पैनलिस्ट हैं, उनकी एक पूरी जमात है। हम सबका आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी जुड़े हैं, मूर्धन्य पत्रकार, जाने माने विश्लेषक और विद्वान व्यक्ति है। मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ AK मिश्रा जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, दुनिया के स्तर पर विभिन्न चैनलों में आते रहे हैं, चाहे कनाडा हो चाहे गल्फ हो, हर जगह टीवी चैनल पर आप इन्हें डिबेट में देख सकते हैं। दुनिया इनको एक अच्छे पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में, पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में जानती है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रोज की तरह, रोज हमें उनका सानिध्य मिलता है, श्रद्धेय सत्यदेव चौधरी जी, जो कि सत्य बहुमत पार्टी के संस्थापक नेता हैं। राजनीति करने के लिए इन्होंने पार्टी नहीं बनाई है, खास बात है। इन्होंने पार्टी बनाई है कि लोकतंत्र की प्रणाली कैसे दुरुस्त हो, लोकतंत्र कैसे मजबूत हो, वर्तमान प्रणाली से न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है, इन सब से बेचैन होकर के उन्होंने लगा कि क्या करें तो लोगों को एक धारा समझाई जाए, इन्होंने जोड़ा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पीयूष पंत जी। पीयूष पंत जी जाने माने पत्रकार हैं देश के, और सारे टीवी चैनल्स में या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर आते रहते हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, लेखक भी हैं, और जाने आप खुद सुनेंगे, जानेंगे कि कितनी शार्पनेस उनकी विचारों में होती है। मैं आज की बहस की शुरुआत, चर्चा की शुरुआत सत्यदेव चौधरी जी से ही करना चाहता हूं। चौधरी साहब, लोकतंत्र तो जनता के लिए, जनता का जनता द्वारा होता है, हम सब जानते हैं, लेकिन जनता ही जुल्म का शिकार होती है, ये कैसा लोकतंत्र है जी? धन्यवाद प्रेम जी। देखिए, इन सारी बातों का कारण सिर्फ यही है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था भ्रष्ट है। हमने एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को स्वीकार किया हुआ है जो एक व्यक्ति के ऊपर आधारित राजनीति है, और वो राजनीति भ्रष्ट है। इस राजनीतिक व्यवस्था ही भ्रष्ट है। इसमें मतदाताओं का कोई
इसमें लेना देना है ही नहीं इस राजनीतिक व्यवस्था में। इसमें तो मतदाताओं से तो सिर्फ एक नाटक करवाया जाता है वोट देने का। वो लाइन में लग के खाली वोट देते हैं और उसके बाद में जो बहुमत का फैसला करते हैं वो नेता लोग, दबंगी लोग और धनबली लोग करते हैं। ये सच्चाई है। तो जब तक आप इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे और इसके अंदर इसको बदलने की बात नहीं करेंगे, तब तक ये हमें ही, कुल मिला के हमें ही सहन करना पड़ेगा। इस राजनीतिक व्यवस्था में जो धनबली हैं, पूंजीपति हैं और दबंगी लोग हैं, नेता लोग हैं, ये जो 1% से भी कुल जनसंख्या के कम है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको इनको कुछ सहन करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो डराते हैं दूसरे लोगों को, जी डरा के रखना चाहते हैं। ऐसे कानून बनाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ आम जनता के लिए हैं, उन धनबलियों के लिए तो है ही नहीं, दबंगियों के लिए वो कानून है ही नहीं। तो हमने ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को स्वीकार किया हुआ है जिसके अंदर एक व्यक्ति पर आधारित होते हुए ये राजनीति है। इसमें आम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। हमने ऐसी लेकिन राजनीतिक चौधरी साहब, जो दर्शक नए हमसे जुड़े हैं, हमारे पैनलिस्ट भी इस बात को जरूर, ये सवाल उनके मन में उठ रहा होगा कि हमारे देश में सरकार तो जनता के ही बहुमत से बनती है, आप कह रहे हैं कि जनता की बहुमत से नहीं बनती है। तो ये थोड़ा स्पष्ट करें, कैसे जनता की बहुमत से नहीं बनती है? ये देखिए, आपको इस राजनीतिक व्यवस्था को समझना पड़ेगा कि हमने चुनाव करवाए और चुनाव करवाने के बाद में 543 सांसदों का चुनाव करने के बाद में हमने कैसे बहुमत से सरकार बनाई। समझने की बात तो ये है ना, लोकतंत्र के अंदर तो हमें बहुमत बहुमत क्या चीज है, बहुमत की कौन सी परिभाषा है, बहुमत का कौन सा संविधान है, कौन सा एक्ट है, किस बहुमत के आधार के ऊपर हमने बहुमत से सरकार बनाई। हम कैसे कह सकते हैं कि ये सरकार बहुमत से सरकार बनी हुई है? इस बहुमत का यदि कोई भी कानून, कोई एक्ट, कोई संविधान हो, ऐसा मुझे तो देखने में मिला नहीं। जी आपने चुनाव करवाए और फिर आप ये बोलते हैं जी कि 272 सांसदों के बहुमत से सरकार बनेगी। उसके भले ही वोट कितने भी हों, वोट का कोई आधार नहीं है, जीतना चाहिए बस। दबंगी हो, धनबली हो, कैसे भी टिकट की खरीद फरोख्त करके लाओ, कुछ भी करो, खाली जी एक सांसद की गिनती गिनवा दो 272 की और सरकार बना लो। नेता को ना चुनाव लड़ने की आवश्यकता है, नेता को कोई किसी प्रकार से भी कोई चुनाव में भाग लेने की ही आवश्यकता नहीं है। खाली वो एक 272 सांसदों की गिनती गिन लो और बहुमत से सरकार बना लीजिए। ऐसा ही है इसके जी अंदर। जी जी जी, मैं थोड़ा और पार्टिसिपेंट्स को मैं शामिल करना चाहता हूं, ताकि और गहराई से हम जा सके। फिर आएंगे चौधरी साहब आपके पास। मैं AK मिश्रा जी के पास आना चाहता हूं। मिश्रा जी, आप तो डेमोक्रेसी को, दुनिया के और देशों में जो डेमोक्रेसी है उसको भी समझ रहे हैं, लेकिन हमारा जो बेसिक सवाल है वो है कि जनता कब तक सहे? हर चीज में जनता ही सहे। मैं यात्रा करके ट्रेन से आ रहा हूं और आप समझिए कि 9.5 घंटे लेट हो गई ट्रेन। भाई, ट्रेन में कई लोग थे जिनकी आज की ड्यूटी छूट गई। मैंने एक दिन पहले की बात कह रहा हूँ, कल की ड्यूटी छूट गई, या हर दिन लोगों की छूटती है। किसी का कोई काम है वो नहीं होता है। एक तो छोटा सा उदाहरण है, हमसे तो पेनाल्टी लेने के लिए सरकार बहुत तेजी से आगे रहती है, लेकिन हमारा जो नुकसान होता है हम उसके लिए कोई सुनवाई ही नहीं है। ये कैसे लोकतंत्र में जी रहे हैं? बस एक उदाहरण मैंने दिया, ये तो हर क्षेत्र में आपको दिखेगा। जी प्रेमचंद जी, सभी का प्रेम अभिवादन है। कुमार और पहली चीज, जी, प्रेम मैं कुमार कभी भी जी। इस चीज को नहीं मानता हूं कि लोकतंत्र ही सबसे बेहतर व्यवस्था है, भले दुनिया मानती हो या दुनिया में आज का राज चलता है। व्यवस्था कोई भी हो, जनता जिसमें सबसे ज्यादा सुखी हो वही सबसे सुटेबल व्यवस्था मैं मानता हूं। और कई शासन प्रशासन के कई तरीके हैं, कई फिलॉसफी है। दूसरा, आपका सवाल बड़ा जेन्युइन है कि आखिर जनता कब तक सहे। और ये सवाल अभी का नहीं है प्रेम कुमार जी, आपने पूछा है, हजारों लाखों साल पहले का ये सवाल है। रावण जब
था, राजा था, तब भी यही सवाल उठता था कि कब तक अत्याचार सहेंगे। उसके बाद कंस वगैरह, हिरण्यकश्यप जितने भी आए। और अगर हम आधुनिक भारत की बात करें, आजादी के बाद की, तो जो सवाल आप पूछ रहे हैं, तो ये तो सभी लोग मानते हैं कि जनता जनार्दन हमसे ज्यादा होशियार रहती है। ये सवाल वो हर चुनाव में पूछती है और इसी जी कारण वो सत्ता का परिवर्तन करती है। शायद यही सवाल जनता ने अपने आप से पूछा था तो मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, मायावती जी, बसपा वगैरह बहुत सारी पार्टियां उभर के आई, क्योंकि उस वक्त जनता ने ये सवाल अपने आप से पूछा, समाज ने पूछा, और समाज को लगा कि भाई अब हम अत्याचार नहीं सह सकते हैं। और यही सवाल अंग्रेजों के टाइम पे पूछा गया कि भाई कब तक अत्याचार सहे, तो कांग्रेस आई। मेरे कहने का मतलब, पिछले 60-70 सालों से आजादी के बाद के इतिहास में यह सवाल हर बार चुनाव में पूछा जाता है और जनता अपना मनोनयन करती है। आपने ये सवाल जो किया, आप 7-8 साल लेट कर रहे हैं सर। 2014 में यही सवाल पूरी जनता ने पूछा था कि हम कब तक अत्याचार सहे, और उनको लगा कि एक पार्टी है जो कि बेहतर कर सकती है, उन्होंने उसको मनोनयन किया, उसको जिताया, और वो पिछले 8-10 सालों से जो है शासन में है। तो मेरे कहने का मतलब, हम आप बैठ के यहाँ पे कुछ भी फिलॉसफी करें, जनता हर चुनाव में ये सवाल जो है अपने आप से पूछती है और जनता के पास मौका होता है, और इसीलिए सत्ता परिवर्तन होता है। आपका ये जो बेसिक सवाल है कि कब तक अत्याचार सहे, अगर ये सवाल समाज में जिंदा नहीं होता तो रावण को हरा करके कोई दूसरा राजा नहीं बनता, कंस को हरा के दूसरे राजा को गद्दी नहीं दी जाती। और उसके बाद देखिए, सत्ता परिवर्तन जब भी हुआ है वो इसी सवाल के जवाब में हुआ है। तो मैं समझता हूं जनता ने ये सवाल 2014 में अपने आप से पूछा था, समाज में पूछा था, और जनता को अच्छा लगा। जिसको अच्छा लग रहा है वो पार्टी को वो बहुमत देती है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो चौधरी साहब ने बोला, मैं उनकी पीड़ा को समझ सकता हूं और उनके प्रयास की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। अब अगर ये मान लिया जाए कि अभी जो सिचुएशन है, लोकतंत्र है, हम आप पत्रकार वगैरह बुद्धिजीवी होने के कारण हम आप विचार तो रख सकते हैं, लेकिन क्या वो चिंगारी समाज में पैदा कर सकते हैं जो लोहिया जी वगैरह ने किया था? अगर आप वो चीज नहीं कर सकते हैं, वहां पे भी सवाल यही था कि अत्याचार कब तक सहे। अगर उस लेवल की चिंगारी आप पैदा नहीं कर सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि हम लोगों का डिबेट करना बेकार है। मतलब हम केवल गाल बजा रहे हैं। जिस सिद्धांत से, जिन बातों से कोई परिवर्तन ना हो अपने अंदर, परिवार के अंदर, या समाज के अंदर, या राष्ट्र के अंदर, या विश्व के अंदर, तो वो केवल गाल बजाना माना जाता है। जी जी, मैं पीयूष जी के पास आना चाहता हूं। पीयूष जी, क्या हम जो चर्चा कर रहे हैं, जनता क्यों बेचैन है, जनता कब तक बेचैन रहे, जितने सख्त कानून हैं सबकी पीड़ित जनता ही है। भाई अमीर लोग तो जेल नहीं जाते, गरीब लोग जेल जाते हैं, जाति व्यवस्था के आधार पर भी इसको देखा जाता है, तमाम चीजें हैं। तो एक सत्यदेव चौधरी साहब का कहना है कि हमारा डेमोक्रेटिक जो ताना बाना है वो खराब है। जिस किस्म का बहुमत जो हम लोग चुनते हैं, सांसद खुद वोटर बन जाता है सरकार का और वो सरकार चुन लेता है, ऐसा कोई संवैधानिक व्यवस्था भी हमारे देश में नहीं है। फिर भी हमने इसी को सत्य बहुमत माना हुआ है, लेकिन वास्तव में जो सत्य बहुमत है वो जनता के वोट से होना चाहिए, वहां पर हम नहीं पहुंच पा रहे। ये समस्या की जड़ है, ये सत्यदेव चौधरी साहब का मानना है। आप क्या सोचते हैं? ए.के. मिश्रा जी कह रहे हैं कि गाल बजाने से कुछ नहीं होगा। देखिए प्रेम जी, देखिए जो सत्यदेव जी कह रहे हैं मैं उनकी पीड़ा समझ सकता हूं, लेकिन हमने जो अपने संविधान के तहत जो एक चुनाव की प्रक्रिया को अडॉप्ट किया हुआ है, उसमें फर्स्ट पास द पोस्ट का जो सिस्टम है, उसकी वजह से ये तमाम जो है खामियां आती हैं। और जो है ये भी एक सच है कि जो है कि ज्यादा फीसदी वोट मिलता है विपक्ष को, लेकिन जो सत्ता में बैठ जाते हैं उनके पास अगर आप देखें तो कम वोट प्रतिशत होता है। लेकिन चूंकि जो हमने प्रणाली अपनाई हुई है उसके वजह से ऐसा होता है, तो इसके लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं से एक मूवमेंट इस तरह खड़ा करना पड़ेगा कि जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में एक बदलाव किया जाए और इस व्यवस्था को
बदला जाए, क्योंकि कई देशों में ऐसी व्यवस्था है जहां की प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से जो है कि वो चुनाव होता है। उसमें फर्स्ट पास द पोस्ट नहीं होता है कि आप 3 कैंडिडेट हैं, उसके जो कट गए आपके वोट और उसको ज्यादा मिल गए, चाहे 2 ही वोट ज्यादा मिल गए और आप चुन लिए जाते हैं। तो वो इस तरह के आपको पूरा रिफॉर्म करना पड़ेगा, इलेक्टोरल रिफॉर्म करना पड़ेगा, नई व्यवस्था लानी पड़ेगी, तभी कोई बैलेंस होना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी जो इससे बड़ी चिंता की बात यह है कि जिस तरह से सरकारें गिरा दी जाती हैं और सरकारें खरीद ली जाती हैं, और खरीद के विधायकों को जो मुझे लगता है कि ये ज्यादा चिंता का विषय है कि ये एक आम जो है ट्रेंड बन चुका है कि चुनी हुई सरकारों को गिरा के विधायकों को खरीद के और आप दूसरी दूसरी पार्टी जो है वो सरकार बना लेती है। इसको निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो है इसको खत्म करने के लिए एक प्रयास करना पड़ेगा और एक आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। मुझे लगता है ये राजनेताओं को खुद भी ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और जनता को तो लेना पड़ेगा। जनता भी को भी ठगा जा रहा है, क्योंकि हम चुनते, जनता जिसको चुनती है उसको खरीद लिया जाता है और वो दूसरी पार्टी में चला जाता है। वो चुनती किसी और के बैनर तले है और वो चला जाता है दूसरी जगह। तो ये सीधा सीधा धोखा है जनता के साथ। तो जनता के साथ साथ नेताओं को भी ये पहल करनी होगी और एक जो है चुनाव जो प्रणाली है उसमें सुधार करना पड़ेगा। खासकर इस पे अंकुश लगाने के लिए कोई कानून लाने की बात करनी होगी कि कहीं से भी कोई आप जो है कि जो कि अगर एक विधायक भी जाता है, पार्टी बदलता है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये सीधे से सीधे कर देना चाहिए पूरी तरीके से जो है, क्योंकि जिस तरह से स्थितियां बन रही है हमारे देश में पूरी तरीके से कि जो है कि ये बहुत आसान खेल होता चला जा रहा है कि सरकार किसी और की चुनी जाती है जनता के द्वारा और बना कोई और ले जाता है। तो मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा कंसर्न हमारा है, होना चाहिए इस समय। दूसरी बात देखिए, जहां A.K. मिश्रा जी कह रहे थे कि ये बात है, उनकी बात से कुछ बातों से सहमत हुए। मैं ये मानता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था ही सबसे बेहतर व्यवस्था होती है। अगर आप देखिए पूरे विश्व दुनिया में और इतिहास में देखिए तो, क्योंकि वो लोकशाही होती है और लोग के जनता के पास पूरा अधिकार होता है। जैसे कि A.K. मिश्रा जी अभी कह रहे थे कि जनता जो है जब पीड़ित होती है और जब मन बना लेती है तो बदल देती है, तो जनता ही है जो बदलती है और वो लोकतंत्र में ही संभव है। कोई दूसरी व्यवस्था होती तो वहां तो राजा होता या कोई जो है कि तानाशाह होता, वो अपने हिसाब से चीजों करता, वो तो चुनाव भी नहीं कराता, जनता को मतलब नहीं होता। ये बात हमने अभी इजराइल में देखी है, इजराइल में इसका उदाहरण देखा और हमने ये भी देखा किस तरह से जनता सड़क पे उतर आई और जनता ने मजबूर कर दिया नेतन्याहू को कि किस तरह से वो जो झुक जाए और उनको जो है वापस लेना पड़ा वो कदम जुडिशरी को कंट्रोल करने का। अभी हम फ्रांस में भी ये नजारा देख रहे हैं, पूरी तरह जनता सड़क में आ गई है पूरी तरीके से। वो हमने अमेरिका में भी देखा था, ऑक्युपाई द स्ट्रीट मूवमेंट। तो मेरा ये मानना है कि देखिए जनता, जो आपने सवाल किया, जो मुख्य सवाल किया, कब तक, देखिए हमारे देश में जनता अगर आप देखें, भले ही जो है चुनाव के माध्यम से वो बदलती है सत्ता को, लेकिन वो बहुत दिनों तक बर्दाश्त करती है। उसका एक कारण है कि चेतना अभी भी जागृत नहीं है। मैं आपको देखिए ये क्यों कह रहा हूं, इसलिए कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने कल ही एक बात ये कही है जिसमें जिसमें जो है कि जो जज है वो जो क्या नाम, नागरत्ना, जस्टिस नागरत्ना ने, उन्होंने कहा हेट के बारे में कि क्या हमारे देश के नागरिक इस तरह की कोई जो है कि ओथ नहीं ले सकते, इस तरह की कोई जो है कि वो न ले, ओथ नहीं ले सकते कि जो दूसरों को तिरस्कृत नहीं करें, दूसरों को तिरस्कृत नहीं करें। तो ये जनता को भी कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और दूसरी बात देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, एक बात प्रेम जी जरा पूरी कर दूं। दूसरा, मैं ये मानता हूं कि हमारे देश में एक तो चेतना का स्तर बहुत कम है जनता का, क्योंकि मैं जनता को, नेता तो है दोषी, लेकिन जैसे देखिए सवाल ये कि जनता जैसे चुनती है नेताओं को, नेता वैसे ही जनता जैसा बर्ताव करती है। अगर आप बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है, एक लोकतंत्र क्या देता है आपको, आपको डिसेंट का अधिकार देता है, आपको प्रोटेस्ट का अधिकार देता है। आपको याद होगा प्रेम जी की लोहिया जी ने क्या कहा था कि जब सड़क सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। अगर सड़क पे लोग नहीं निकलेंगे अपनी बात कहने के लिए, अपना प्रतिरोध करने के लिए, तो जो है संसद जो है ऐसे कानून बनाती चलेगी, अपने मनमानी काम करती चली जाएगी। और हम वही देख रहे हैं, लोगों में ये जो है अपने अधिकारों को लेके और अपनी असहमति को लेके सड़क पे आने की जो एक प्रवृत्ति है, वो जो खत्म होती चला जा हमारे देश में। उसका कारण क्या है? एक बात और कहने दीजिए, मेरी बात पूरी नहीं होगी। उसका कारण है कि जब धर्म देखिए हावी होता है, आपको भटकाव किया जाता है, भटकाव, तो लोगों को ये सोचना होगा कि उनको डेमोक्रेटिक राइट्स उनके कितने हैं
और कैसे होंगे सरकार वो बदल कब सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप 10 साल में बदले। आपको लग रहा है असफल है तो आप आइए सड़क में अपना विरोध कीजिए। आपने ट्रेन की बात करी, ट्रेन के लेट होने की बात करी, लोग चुपचाप सहते हैं, उनका आरक्षण खत्म हो जा रहा है, सीनियर सिटीजन का आरक्षण का कंसेशन खत्म हो रहा है, जी लेकिन जी लोग चुपचाप हैं। इसलिए पीयूष जी आपको ये जो आपके अंदर की चेतना है वो चेतना जी जगानी होगी। जी पीयूष जी, आपने कई सवाल उठाए हैं। अपने दर्शकों को उन सवालों को थोड़ा संक्षेप में बताते हुए मैं प्रकाश हिंदुस्तानी जी के पास आऊंगा। आपने कई सवाल उठाए। एक तो आपने कहा कि जनता को जागरूक होना होगा, दूसरी बात कहें कि नेताओं को भी सुधार करना होगा, तीसरी बात है कि आपने जयप्रकाश नारायण जी के हवाले से कहा जनता जो सड़क पर नहीं लोहिया उतरे लोहिया तो जी लोहिया जी लोहिया जी लोहिया जी 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 लोहिया जी ने के हवाले से आपने कही कि संसद सूनी हो जाती है अगर जनता नहीं का नहीं, प्रतिरोध कर अगर अगर सड़क सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। जी जी बहुत जी बड़ी जी बात है, आप सड़क समझिए इस बात हाँ को। बिल्कुल बिल्कुल कि संसद को नियंत्रित करने के लिए जनता को सड़क पर उतरना पड़ता है। ये सारी बातें, इन सारी बातों के आलोक में मैं आऊंगा मिश्रा जी आपके पास आऊंगा, लेकिन थोड़ा प्रकाश हिंदुस्तानी जी को जोड़ लूं। तो प्रकाश जी, क्या ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में वास्तव में जनता को अपनी नाराजगी प्रकट करने का अधिकार है क्या? नोटा में वोट देकर वे क्या हम कुछ हासिल कर लेते हैं? जनता का पार्टिसिपेशन वर्तमान लोकतांत्रिक सिस्टम में कितना है? जितने लोग वोटर लिस्ट से बाहर हैं उससे कम वोट ला करके तो सरकार बन जाती है। तो इसके अलावा जो पार्टिसिपेंट है उसमें लोग बहुत वोट दे करके निराश हैं और बहुत युवा जो वोट दे रहे हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते, 18 से 25 साल के लोग। इस व्यवस्था में हम कैसे माने कि ये लोकतंत्र की जागृत अवस्था वाली व्यवस्था है? हम तो लोकतंत्र को जगाने के लिए ही बहस कर रहे हैं। जी प्रकाश हिंदुस्तानी जी। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आवाज आ रही है आप तक? मुझे ऑडियो नहीं मिल। हाँ क्या मुझसे बात कर रहे हैं प्रेम जी? जी जी बिल्कुल, सवाल आप तक गया? मुझे ऑडियो आ जा रही है। आप एक बार दोबारा जुड़ने का प्रयास करें। जी मैं ये जो प्रेम मैंने जी, सवाल किया। मेरी आवाज जी आप तक जी मिल रही है? हाँ बिल्कुल मिल रही है। जी, मैं अपनी जी हाँ ऑडियो में दिक्कत है आपकी, आवाज अब नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है, समझ में नहीं आ रही है। तो मैं तब तक ए.के. मिश्रा जी के पास जाता हूं इसी सवाल के साथ। मिश्रा जी। देखिए, पंत साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है। सारी बातों पे ठीक है, आपत्ति सहमति मेरी हो सकती है। लोहिया जी ने जो बोला था कि जब सड़कें सूनी होती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। मेरा कद लोहिया जैसा तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे उनके विचारों को चुनौती देता हूं कि उन्होंने गलत बोला था। जब सड़कें सूनी हो तो इसका मतलब है कि राजतंत्र, शासन प्रशासन शायद बहुत बढ़िया काम कर रहा है। जब गलत काम होता है तो आप फ्रांस में देखिए, कहीं पे भी देखिए, लोग सड़कों पे आ जाते हैं। मैं लोहिया जी के इस विचार का खंडन करता हूं। उन्होंने गलत, भाई लोहिया जी क्या कहना चाहते थे कि दिन भर जो है हल्ला मचाते रहो, मैन आवर काम हम सब बंद करके जब देखो तब संसद का घेराव करते रहो। चलिए तो मैं चलिए लोहिया जी को इस चीज की मिश्रा जी अनुमति नहीं मैं दूंगा। फिर आऊंगा, सुनिए फिर प्रेम जी, आऊंगा। सुनिए प्रेम जी, सुन लीजिए। सड़कें थोड़ा अगर सूनी हिंदुस्तानी है जी तो जुड़ इसका गए। मतलब जी है जी कि जनता बहुत ज्यादा संतुष्ट है, क्योंकि जनता के अंदर ये क्षमता होती है कि गलत होने पे वो प्रदर्शन करती है। सड़कें सूनी है तो इसका एक मतलब ये भी होता है कि जनता बहुत ज्यादा संतुष्ट है। और सड़कें भरती कब है? जब जनता हर्षोल्लासित होती है, खुशी से पागल होती है, तो सड़कें भरती हैं। कुंभ मेला चलिए इसका उदाहरण आपकी है। बात आ गई, इतनी उसी भीड़ वही होती है रिपीट कि हो रहा है। कहीं नहीं होती। मिश्रा जी बात रिपीट हो रही है, आपकी बात आ गई। प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपके पास मैं प्रश्न लेकर आया था, आप हमें सुन पा रहे हैं? प्रकाश जी आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बोलना जारी रखें प्रकाश जी। जी अब सुन, धन्यवाद।
प्रेम जी तो लोकतंत्र की अपेक्षा करते थे, वो हमारे देश के वर्ष है, लेकिन अमृत ऑडिएबल नहीं हो पा रहे आप हैं देखिए प्रकाश कि जब जी हम आप। भारत आजाद हुआ था 47 में 4 शो तक प्रतिनिधि बना हुआ था। मैं भारत के खिलाफ बोलने मैं वाला आप देश। प्रकाश जी आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही है, तो क्षमा के साथ आपको एक बार फिर रोक रहे हैं और मैं सत्यदेव लगता है चौधरी कि साहब के मेरा पास आता हूं। सत्यदेव चौधरी साहब के पास आता हूं। तो चौधरी मैं अभी साहब, जी आपने जी सबको सुना और आपसे मैं ये उसी सवाल को जो मैं प्रकाश हिंदुस्तानी जी से पूछ रहा था, जानना चाह रहा था, उसी सवाल को लेकर मैं आपके पास आना चाहता हूं कि क्या वास्तव में जनता ही जिम्मेदार है सारी स्थितियों के लिए? और जो ए.के. मिश्रा जी कह रहे थे कि सब लोग घर में बैठे हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, इसका मतलब सब खुश हैं। जी नहीं नहीं, देखिए, आज कोई भी सड़कों के ऊपर नहीं है तो भी क्या व्यवस्था है हमारी आज के दिन? आज के दिन तो मैं कहीं कोई ऐसा आंदोलन नहीं देख रहा हूं भारत के अंदर। तो हम लोग देखिए, ना तो लोकतंत्र का विरोध कर रहे हैं और ना ही खाली गाल बजाने की बात कर रहे हैं। हम इस बात की चर्चा करते हुए समाधान की ओर आना चाहते हैं। इस लोकतंत्र के अंदर ये कैसा लोकतंत्र है जिसके अंदर बहुमत का ही नहीं फैसला होता कि बहुमत किसको बोलते हैं? लोकतंत्र के अंदर एक बहुमत का फैसला तो लोगों से होना चाहिए ना, या कुछ साठगांठ खरीद फरोख्त करके गठबंधन के भ्रष्ट समझौते करके आप बहुमत बना लीजिए। चौधरी ये साहब, एक बात ये थोड़ी सी स्पष्टता के लिए जरूरी है कि इस जी लोकतंत्र में बहुमत का फैसला है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये वास्तव में बहुमत नहीं है। फैसला तो हुआ है, एक फैसला है तभी तो अमल हो रहा है, चुनाव हो रहे हैं, लेकिन आप नहीं, इससे लेकिन असहमत हैं, कह रहे हैं कि ये बिल्कुल वास्तव में बहुमत वाली व्यवस्था नहीं है, और बहुमत वाली मैं व्यवस्था जो है उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। जी मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बहुमत हमने आज स्वीकार किया हुआ है जी उसकी कोई व्याख्या, कोई स्पष्टीकरण, कोई परिभाषा, कोई संविधान, कोई कानून है क्या? पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में भी ये कोई बात है कि भाई ऐसे बहुमत से हम सरकार बनाएंगे? वो नहीं है। और लोगों के बहुमत, जब तक लोकतंत्र के अंदर लोगों की भागीदारी नहीं होगी, लोगों के बहुमत से सरकार नहीं बनेगी, तब तक ये व्यवस्था हमारे को सहन करते रहना ही पड़ेगा। इस भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था को हमें स्वीकार करते हुए सहन ही करना पड़ेगा और हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। और यदि जो विकल्प हम बनाना चाहते हैं वो ये है कि इस सबसे पहले तो और सारी बातें करते हुए इस बहुमत का फैसला करिए आप कि कैसे बहुमत से हम सरकार बनाते हैं, क्या वो ठीक है क्या, या उसके अंदर यदि कोई समस्या है तो उसको कैसे ठीक किया जाए। जी जी मैं इस गठबंधन की भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था से सहमत नहीं हूं। आप ही लोगों ने चर्चा करी कि हम वोट किसको देते हैं और वो समर्थन फिर किसी और को देता है, या जी दुनिया भर के चुनाव होने से पहले तक तो हम कह सकते हैं कि भाई ये पार्टी का उम्मीदवार है, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद में वो उसी पार्टी का उम्मीदवार क्यों है जिस पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा? वो उसी के विप से या दल बदल कानून से क्यों बदल गया? ऐसा हमने कानून क्यों बनाया? जी तो बहुत जो बड़ा बेसिक सवाल आप बात उठा रहे हैं। जी सत्यदेव चौधरी जी। बेसिक बात की बात करिए कि जिसकी वजह से समस्या का समाधान हो। हम और जितने मर्जी मुहावरे और जितनी मर्जी बातें करते रहेंगे, आज हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं। 75 साल से हमने स्वतंत्र भारत की राजनीति को, जिसको हमने स्वीकार किया, हम उसके अंदर जी रहे हैं ना। हमारी अपनी व्यवस्था है। आज हम किसी मुगल का, अंग्रेज के तो गुलाम है नहीं। आज भी अगर हमें प्रदर्शन ही करने पड़ेंगे, आज भी अगर हमारे को दुनिया भर के आंदोलन करने पड़ेंगे, आज भी सड़कों के ऊपर ऐसे शोर मचाना पड़ेगा, तो फिर व्यवस्था क्या हुई है? व्यवस्था तो वो होनी चाहिए ना कि जिसके अंदर सबको न्यायप्रिय लोकप्रिय व्यवस्था मिल जाए, सबके साथ में न्याय हो जाए।
वो व्यवस्था क्यों नहीं है? आज स्कूल में देख लो, हॉस्पिटल में देख लो, किसी थाने में देख लो, किसी कोर्ट में देख लो, तो इन सारी बातों के लिए भी हमारे को सड़कों पर प्रदर्शन करने पड़ेंगे। मेरे को बच्चे को एडमिशन दिलवाना है स्कूल में, मैंने वोट दे दिया, टैक्स दे दिया, आपकी राजनीतिक व्यवस्था से मैं सहमत हो गया, उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए भाई? कब तक मैं ही सहन करता रहूंगा? इन नेताओं को दिखाई नहीं देता है क्या? तो ये तो बात देखिए, इस लोकतंत्र के अंदर जब तक आप इस बहुमत का फैसला नहीं करोगे, इसके ऊपर आप चर्चा नहीं करोगे, तब तक और सारी बातों का गाल बजाने का काम तो वो है कि हम खाली और बातें कर रहे हैं, बहुमत की बात हम कर ही नहीं रहे। जी प्रेम जी। जी मैं एक मिश्रा जी कुछ कहना चाहते हैं। जी मिश्रा जी। चौधरी साहब से विनम्र निवेदन के साथ बोलूंगा कि मेरे हिसाब से, मैं ज्यादा कानून और संविधान का ज्ञाता नहीं हूँ, 2/3 होना बहुमत माना जाता है, और इसी तरीके से एक पार्टी के 2/3 विधायक, चुने हुए विधायक अगर ये बोल दें, मिश्रा जी सिंपल मेजॉरिटी जो होती है, बहुमत तो आधे से एक ज्यादा को माना गया है, सिंपल मेजोरिटी। 2/3 मेजोरिटी का स्पेशल उल्लेख होता है संविधान बदलने के लिए, संविधान की व्यवस्था। कितना माना गया है सरकार बनाने के लिए? मिनिमम बहुमत कितना माना गया है? आधे से एक ज्यादा। जी बिल्कुल, आधे से एक ज्यादा। आधी संख्या विधायक की जितनी विधानसभा है उसकी जो स्ट्रेंथ है या संसद की स्ट्रेंथ का आधे से एक ज्यादा। अच्छा ठीक है, आधे से एक ज्यादा, ठीक है। ये संविधान निर्माताओं ने बनाया था बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में। नहीं बनाया था मिश्रा जी, इसी बात को तो कह रहे सत्यदेव चौधरी जी। कहाँ संविधान में लिखा है कि ये मेजोरिटी ऐसे तय होगी? जब लिखा नहीं है तो हमने कैसे मेजोरिटी बना ली? यही सवाल है। मैं वही पूछ रहा हूँ कि आधे से एक ज्यादा जो आप बता रहे हैं, ये कौन डिसाइड करता है? अगर कहीं नहीं लिखा है तो कौन डिसाइड करता है कि हाँ भाई ये सरकार बनाए? ये बताइए। संविधान में है, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में है, वो दिया गया, उसमें प्रावधान है। हाँ तो बस मैं वही बोल रहा हूँ ना, है ना पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में। इलेक्शन कमीशन है जो पूरा जो रोकना चाहता हूँ, पहले ये बता दीजिए, रोकना चाहता हूँ, मैं सरकार कैसे रोकना चाहता हूँ, मिश्रा जी को भी रोकना चाहता हूँ, ये अपडेट करते हुए कि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। कोई भी किसी भी आर्टिकल में दिखला दे कि सरकार बनाने के लिए संसद में सांसदों के बहुमत का यानी जो मैजिक फिगर है, उस मैजिक फिगर का कहीं कोई उल्लेख हो तो वो बता दे। चूंकि राष्ट्रपति, ये उल्लेख जरूर है हमारे आर्टिकल 75 में कि प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर को डिप्यूट करते हैं, नियुक्त करते हैं। ले तो ये जो नियुक्त करना, अपॉइंट वर्ड है, सॉरी अपॉइंट वर्ड है, नियुक्त करना वर्ड है, तो ये भी नियुक्त करना भी असंवैधानिक है, लोकतांत्रिक वर्ड नहीं है, लेकिन संविधान में है। सॉरी संवैधानिक है बोलेंगे हम, अलोकतांत्रिक है बोल सकते हैं। संविधान में है इसलिए संवैधानिक है। लेकिन अब तो प्रेम कुमार जी आपके लिए, सुन लीजिए, आपके लिए और चौधरी साहब के लिए सारे रास्ते खुल गए हैं। आप जाइए प्रेसिडेंट को बोलिए कि बहुमत कहीं नहीं लिखा है, हम सरकार बनाएंगे, खत्म बात। क्यों नहीं जा रहे हैं प्रेसिडेंट के पास? तो अब आगे सुन लीजिए, आपकी बात के लिए, दर्शकों के लिए भी जरूरी है कि हम परंपरा के हिसाब से विवेकाधिकार राष्ट्रपति का है, वो देते हुए हमने एक व्यवस्था बनाई सरकार बनाने की, और उस व्यवस्था में हम सब गवाह हैं। चौधरी साहब, अरे प्रेम जी, ये विवेकाधिकार के हिसाब से नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन बकायदे डिक्लेयर करता है, अपनी रिपोर्ट देता है, लाइन टू लाइन बोलेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। सुनिए, पहली बार फिर सरकार बनाने के लिए निमंत्रण जाता है। अब लाइन टू लाइन बोलेंगे तो बात नहीं हो पाएगी, हाँ बोलने दीजिए। तो इन्हीं राष्ट्रपति ने और राज्यपालों ने कभी सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए बुला लिया, कभी गठबंधन को सरकार बनाने के लिए बुला लिया, कभी चुनाव पूर्व और कभी चुनाव बाद गठबंधन को सरकार बनाने के लिए बुला लिया। कोई संविधान में लिखित व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है, यही तो सत्यदेव चौधरी जी पूछ रहे हैं। मैं उनसे एक टिप्पणी ले लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं मिश्रा जी। चौधरी साहब। मिश्रा जी, मैं आपसे बहुत एक सिंपल सा साधारण सा सवाल करता हूं कि 272 के बदले में मान लो आपके पास में 300 सांसद हैं, और 300 सांसद आज की व्यवस्था के हिसाब से, आज की परंपरा और विवेक के हिसाब से आप बहुमत से सरकार बना सकते हैं। लेकिन
ये कैसा लोकतंत्र है कि जिसके अंदर मान लिया जाए, माने कि 300 सांसद 45 लाख वोट लेके जीते और जो 243 सांसद दूसरे राजनीतिक दल के हैं वो 55 लाख वोट लेके जीते। आज की व्यवस्था में मैं बार बार ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें मतदाताओं का कोई महत्व, भूमिका, प्रभाव है ही नहीं। तो जिसके ज्यादा इसका बहुत सिंपल व्यवस्था है सर, बहुत सिंपल आप है चौधरी साहब। शायद आप ये कहना चाहते हैं कि मल्टी पार्टी का जो फंक्शन है, जो यहाँ पे है कि बहुत सारी पार्टियां हो सकती हैं, उनको हटा के केवल 2 कर दिया जाए जैसे अमेरिका में होता है। ये सिद्धांत लगाएंगे तो आपकी भी पार्टी जो रजिस्टर्ड हुई है वो कैंसिल हो जाएगी। अगर आप इस पे एग्री हैं तो मैं इलेक्शन कमीशन को नोट लिख के भेज दूंगा कि चौधरी साहब की पार्टी को कैंसिल करिए और केवल 2 पार्टी करिए। उसी में सारे लोग पक्ष विपक्ष जो है समाहित हो जाएंगे। क्या आप मुझे चौधरी साहब ये बताइए, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो बहुत सारी पार्टियों की व्यवस्था है लोकतंत्र में उसको खत्म कर दिया जाए? आपके हिसाब से तो वही होगा कि 2 पार्टियां हो तभी आप सेटिस्फाइड हो पाएंगे। नहीं, पहले आप बहुमत का तो फैसला कर दें मिश्रा जी, बहुमत कैसे होगा? सर मैं तो देखिए है क्या, मेरी बात सुनिए। संविधान एक गाइडलाइन है जो कि बेसिक गाइडलाइन प्रोवाइड करती है। बहुत सारे एक्ट जो बने हुए होंगे उसमें डिटेल, मैं हर बार ये सुनता हूं कि भाई इनके पास बहुमत नहीं है इसलिए सरकार नहीं बुला रही है, इनको विषय पर नहीं इनवाइट किया। पीयूष जी की राय ले लेते हैं। पीयूष जी, बेयर मिनिमम बेसिस तो है कि जो इतनी सीट पा जाएगा उसको जो है सरकार बनाने का अधिकार है, कहीं तो लिखा होगा। नहीं है, लिखा है मिश्रा जी, नहीं लिखा है। यही तो चर्चा है, नहीं लिखा है कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में। आप खोज के निकाल दीजिएगा, हम आभारी रहेंगे आपका। देश में कोई भी व्यक्ति ये निकाल दे कि कैसे सरकार बनती है, लिखा हुआ है, जो आज की व्यवस्था है उसमें लिखा हुआ है, तो हम मान लेंगे, हम तो बहस ही छोड़ देंगे। जी पीयूष, राज्यपाल और राष्ट्रपति किस आधार पे किसी को बुलाते हैं? या तो सबसे बड़ी पार्टी हो या क्लियर कट बहुमत हो, यही 2 चीजें। सबसे बड़ी पार्टी जब बुलाते हैं तो बोलते हैं कि भाई इतने दिनों के भीतर अपना बहुमत सिद्ध करें। तो क्यों बोलते हैं बहुमत सिद्ध करें? यानी इतने विधायक या इतने एमपी आप फ्लोर पे वॉक करवाइए। इतनी पॉलिटिकल क्राइसिस चली है, जहां सरकारें गिरी है महाराष्ट्र में और हर जगह, तो विपक्ष वाले बोलते हैं कि जी हमारे पास बहुमत है, मैं परेड करा रहा हूं अपने विधायकों की। तो ये बहुमत की संख्या का चर्चा या जिक्र सारे पार्टी के नेता क्यों करते हैं? ये सिस्टम कहां से बना? अपने आप आ गया। आपका प्रश्न आ गया, आप उद्वेलित हो रहे हैं इसलिए कि आपको नया विषय लग रहा है, नया विषय लग रहा है, लेकिन वास्तव में यह उद्वेलित होने की बात है। ये सब क्यों हो रहा है जबकि संविधान में बहुमत के बारे में ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं है? भाई पीयूष जी, आप इसमें इंटरवेंशन कीजिए, फिर मैं अपनी बात बोलूंगा। आप देख रहे हैं कि विवादास्पद। देखिए प्रेम जी, संविधान में तो जो बातें हैं तो वो हैं, उस पे है। और लेकिन संविधान में देखिए, इसीलिए चुनाव पहले जब संविधान लागू हुआ तो नहीं हुआ था। उसमें ये था कि एक कानून बनाया जाएगा, जो लेजिस्लेचर ने बनाया, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, वो बनाया गया। उसमें सारे प्रावधान दिए गए हैं कि उसमें पार्टी जो है कि कितने पार्टी जिसको मिलेगा इतना सिंपल मेजोरिटी से सरकार बनाएगी। इसीलिए हम देखिए बार बार देखते हैं कि कौन बुलाएगा उसको, गवर्नर बुलाएगा या प्रेसिडेंट बुलाएगा, कौन जो होगा वो पार्टी का जो होगा कैबिनेट का हेड होगा। ये सारे जो है वो जो है कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में सारे प्रावधान दिए गए हैं। और इसीलिए उसी का संशोधन किया जाता है जब जो है कि उसमें कोई बदलाव लाना होता है। जैसे आप देखिए, पहले जब सांसद जो है या विधायक जो है पार्टी बदल देते थे तो वो ये हो गया था कि जो है कि ज्यादा से ज्यादा विधायक जो है चले जाते थे और पार्टी को जो है कि वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते थे। तो फिर जो है उसमें बदलाव, राजीव गांधी की जब सरकार थी तब बदलाव लाया गया, उसमें चेंज किया। पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया, जो संविधान ने ऑथराइज किया है पार्लियामेंट को कि आगे जो है तमाम इलेक्शन, इसलिए जब 1950 में इलेक्शन नहीं हुआ था कोई, उसके बाद जो है सरकारें बनी, जब चुनाव हुए उसके बाद, तो संविधान लागू होने समय इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन वो लेजिस्लेचर को अधिकार दिया गया था कि वो एक कानून बनाएगी जो पूरे के पूरे इलेक्शन कमीशन का इंतजाम किया गया था जो है कि संविधान में। और उसके बाद जो है कि एक ऑटोनोमस बॉडी होगी, उसके बाद वो ये कानून बनेगा जो जिसमें सारी धाराएं और लेजिस्लेचर ने बाकायदा पास किया है। अब भी जब बदलाव आता है उसमें, तो पूरी जो है कि लेजिस्लेचर में जो है कि वो उसमें जो है 2/3 मेजोरिटी से उसमें जो है बदलाव करने के लिए बहस होती है और फिर पास होता है। तो वो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट ही इसीलिए है,
पूरा इलेक्शन प्रोसीजर को कंडक्ट करने के लिए कैसे लागू होगा, तमाम धाराएं हैं, उपधाराएं हैं उसमें, आप अगर देखेंगे तो सारी चीजें उसमें साफ हैं। अगर आपको याद होगा अभी महाराष्ट्र में अभी जो सरकार जिस तरह से बदली थी, तब तमाम बातें हो रही थी, कैसे गवर्नर ने कर दिया और कैसे बदल दिया, और क्या कितने दिन में जो है सरकार बनेगी या नहीं, कितने विधायक, तो उसमें लगातार पीपुल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की बात सामने आई थी कि उसमें यह प्रावधान किया गया है कि अगर इतने मेंबर चले जाएंगे, पूरी की पूरी अगर 40 ज्यादा चले जाएंगे तो क्या होगा, पार्टी को रिकॉग्नाइज करेगी, क्या नया ग्रुप माना जाएगा। तो ये सारी चीजें पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में दी हुई है। तो हमें अगर ये देखना है तो सिंपल मेजोरिटी की बात भी पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में ही दिया हुआ है, क्योंकि वो लोगों के सांसद और विधायक को उनको गवर्न करने के लिए, ये जो है पूरा जो है सरकार चलाने के लिए पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट बना हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से कहा गया कैबिनेट के बारे में, कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, जो नेता होगा वो अपनी एक जो है कि कैबिनेट बनाएगा, और जो है कि कैबिनेट जो है कि वो प्रेसिडेंट जो है मेन होगा, कैबिनेट जो है उसके प्लेजर पे होगी, ये तमाम संविधान में दिया हुआ है। लेकिन बाकी कितनी मेजोरिटी होगी, क्या नहीं होगी, कब सरकार गिर जाएगी, और कितने लोग जो है कि एक ग्रुप बन सकते हैं, अलग जाके हट सकते हैं, उनको क्या रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ये तमाम बातें वो जो है पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में दी हुई है, क्योंकि बिना किसी उसके ऐसे सरकार चल नहीं सकती, इस तरह की जो है सरकार बन नहीं सकती है। वो बाकायदा उसको वो दायर की गई है और वो एक संवैधानिक प्रावधान के तहत ही है, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट बनाया गया है। तो वो ये, लेकिन अधिकार उस पे, सर्वाधिकार जो है वो जो है विधायिका को है, उसके लिए उस पे जो है वो चाहे तो बदल सकती है, वो कहते सिंपल मेजोरिटी नहीं करना है, बोलना चाहते हैं। मैं चौधरी साहब, आप कुछ बोलना चाहती हैं जी? देखिए, आप सरकार बन जाने के बाद में आप जितनी मर्जी व्याख्याएं करते रहिए इस बहुमत की या प्रेसिडेंट की या गवर्नर की या एमएलए की, एमपी की, मेरा मुख्य सवाल ये है कि आपने कैसे बहुमत से सरकार बनाई, इसकी कोई व्याख्या नहीं है। पहली बात तो ये है। और जब आपने जैसे भी बहुमत से सरकार बना ली, आपने बहुमत से सरकार बनाई है ना, तो बहुमत का तो फैसला कर दिया आपने, फिर उसके बाद में बहुमत को सिद्ध करने की क्या आवश्यकता है? क्यों जरूरत है उसको बहुमत को सिद्ध करने की? जब आपने पहले बहुमत से सरकार बनाई भी, आपने बहुमत का फैसला पहले कर दिया। और मेरी जानकारी के हिसाब से, अगर हम लोकसभा की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, तो वो राष्ट्रपति महोदय का विवेक और परंपरा के अनुसार वो बहुमत माना जाता है। यानी राष्ट्रपति जी जिस मर्जी को भी आप मनोनीत कर सकते हैं सरकार बनाने के लिए, और फिर उसके बाद में कहा जाता है जी कि आप अपना बहुमत सिद्ध करिए। तो सरकार बनाने से पहले तो आपको 272 सांसद चाहिए या उससे ज्यादा चाहिए, जैसे हम अभी बात कर रहे थे। और सरकार बन जाने के बाद फ्लोर टेस्ट के अंदर आपको 272 चाहिए ही नहीं। फिर आप कहते हैं जी कि जितने वहां उपस्थित हैं उनका बहुमत चाहिए। ये कोई स्पष्टीकरण नहीं है। यही तो सारा चक्कर फंसा हुआ है, वरना हम क्यों समय अपना बर्बाद कर रहे हैं? प्रश्न जो उठ रहा है जी पीयूष जी, प्रश्न ये उठ रहा है कि सरकार बनाने के लिए जब राष्ट्रपति किन्हीं को अपॉइंट कर देते हैं प्रधानमंत्री के रूप में, और वो फिर बहुमत हासिल करता है सदन में, और एक बार मान लीजिए कि पहला सवाल तो यह है कि जब बहुमत किसी को आया तभी आपने सरकार बनाने के लिए बुलाया, और जब सरकार बनाने के लिए बुला लिया तो फिर बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा, और एक बार जब बहुमत सिद्ध हो गया तो फिर बाद में सरकार अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, जो भी परिस्थितियां आती हैं उस समय फिर से बहुमत कीजिए, उसी सरकार का फिर से बहुमत साबित कीजिए, और तो ये जो बहुमत है अनडिसिसिव रह जाता है। ये सवाल जो है उठा रहे हैं पीयूष पंत जी, जवाब दें। देखिए प्रेम जी, ये जो प्रावधान बने हुए हैं, इसी हिसाब से जो है कि मैंने कहा जो है फर्स्ट पास द पोस्ट, उसमें जितने आपके सांसद आ जाएंगे, ज्यादा आपके पास नंबर्स अगर आ गए तो आपका क्लेमेंट आप हो जाते हैं बनाने के लिए, आप दावा पेश करते हैं। और ये प्रावधान है कि वो गवर्नर या राष्ट्रपति जो है वो ये चेक करता है कि क्या वाकई आपके पास नंबर्स हैं बनाने के लिए। और उसमें भी देखिए, उसमें अगर आपका एक अलायंस है, आपके पास अगर दूसरी एक सिंगल पार्टी है और दूसरी पार्टी का अलायंस है 2-3 पार्टी के साथ, उनके नंबर ज्यादा हो जाते हैं, तो अब ये जो है कि
गवर्नर के या प्रेसिडेंट के जो है कि उसके विवेक पे छोड़ दिया जाता है। जो संविधान कहता है, जो एक्ट कहता है वो, कि उसको ये तय करना होगा कि किसको बुलाया जाए। नॉर्मली ये होता है कि, या उसमें कहा भी गया है कि, ये साफ साफ लिखा गया है कि सामान्यतः जो है कि जो ज्यादा संख्या वाली जो है बहुसंख्यक विधायकों या सांसदों वाली पार्टी के नेता को ही जो है, क्योंकि देखिए पार्टी पहले नेता चुनती है, तब उस नेता को बुलाया जाता है। तो एक पूरी प्रक्रिया है उसमें। और जो बात है, देखिए जो प्रक्रिया हमने अडॉप्ट की हुई है उसी के तहत होता है कि जब आपको जो है कि अपना कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस मोशन भी जो है, आपको विश्वास प्रस्ताव जो है कुछ दिन के अंदर आपको प्रेसिडेंट या गवर्नर कहता है कि आपको विश्वास हासिल करना होगा सदन का। तो हो सकता है सरकार तो बना ली आपने नंबर्स के आधार पे, लेकिन जो है कि बाकी आपने प्रक्रिया को ठीक बताया जो प्रचलन में है, पर प्रश्न तो यही उठता है ना कि सरकार जो बनाने गिराने सब कुछ का जो तय हो रहा है उन जनप्रतिनिधियों को जिसको जनता ने चुना, जो सांसद हैं, जनता ने पार्टी को जो पसंद किया, एक पार्टी को जो बहुत सारा वोट मिला, मान लीजिए 37% वोट बीजेपी को मिला या किसी और को मिला, तो जब सबसे ज्यादा जिसको वोट मिल रहा है वो तो ऑब्वियस है ना, तो सरकार बहुमत तो यहां पर तय हो जाना चाहिए। तो हम क्यों सांसदों पर बहुमत छोड़े हुए हैं और सांसदों की खरीद फरोख्त का इंतजार करते हैं, सरकार के गिरने बनने का इंतजार करते हैं, संसद से आउट रहने के ऑप्शन का इंतजार करते हैं, व्हिप से सांसद को बांधने का इंतजार करते हैं, दल बदल से पार्टी के टूटने का इंतजार करते हैं, और फिर भी कहते हैं कि लोकतंत्र बहुत अच्छा है। जी नहीं, देखिए ये सारी प्रक्रियाएं इसलिए रखी गई हैं कि एक लोकतांत्रिक, जिसमें कि जो है एक आपको विंडो रहे उसमें जो है। मान लीजिए एक सरकार को आप बहुमत से चुन ली गई जब वोट पड़ा उसमें, और उसको कोई विश्वास मत हासिल नहीं करना है या कोई अविश्वास नहीं रहेगा जहां की विधायकों या सांसदों की भूमिका होती है, तो वो सरकार तो फिर अपने मनमानी करेगी ना करेगी। फिर तो जो ये है कि ठीक है अब हमको बहुमत मिल गया, हम जिस तरह उस तरह सरकार चलाएंगे। तो ये एक डेमोक्रेटिक प्रक्रिया में ये विंडो जो रखी गई है, ताकि जो है कि मान लीजिए कोई असंतोष पैदा हो रहा है, हो सकता है पार्टी के अंदर ही असंतोष पैदा हो रहा है उस विधायक को लेके, मान लीजिए दूसरी पार्टी के जो बोलना चाह रहे हैं, उनकी भावभंगिमा मैं पढ़ पा रहा हूं, वो आपसे असहमत दिख रहे हैं, उनकी टिप्पणी ले लेते हैं आपके कहने पर। जी चौधरी साहब। बिल्कुल, देखिए ऐसा है भाई साहब, सबसे पहले तो बहुमत का फैसला करिए। आप बोलिए कि भाई जिसके सबसे ज्यादा सांसद होंगे उसका बहुमत मानेंगे, कोई बात नहीं। या आप ये कहिए तो वही तो माना जाता है सरकार बनाने के लिए, नहीं माना जाता ना। आप ये कहते हैं कि 272 वही माना जाता है। आप सुनिए, मान लो 200 सांसद हैं सबसे ज्यादा, तो क्या आप उसका बहुमत मानते हैं? नहीं मानते। और क्या, वही तो सरकार बनाता है, वही तो सरकार बनाता है। जिसकी पार्टी के साथ 260 संसद है वही सरकार बनाएगा, उसी को प्रेसिडेंट इनवाइट करता है। सुनिए, एक ही पार्टी के 200 सांसद हैं, आप उसको सरकार नहीं बनाने देते, और 10 पार्टियों ने मिलकर अगर 270-72 का जोड़ बिठा दिया, आप उसको सरकार बनाने देते हैं। और 75 साल से तो मैं तो यही देख रहा हूं, बताइए ना। मैं यही तो नहीं, ये बात आपकी सही है। इसमें तो फिर तो आपको एक ये बात उठानी पड़ेगी, एक मूवमेंट खड़ा करना पड़ेगा कि इसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म हो, जिसमें कि जो पार्टी सिंगल पार्टी को अगर मेजोरिटी मिल रही है तो उसी को जो है बुलाया जाए, न कि अगर उसके बदले। अगर देखिए, अगर पहले यही उसमें साफ ये भी लिखा है कि पहली कोशिश होगी सिंगल पार्टी जो है उसको है, अगर वो अलायंस के साथ चुनाव लड़ी है तो वो एक सिंगल एंटिटी मानी जाएगी। अगर बाद में उसने अलायंस बनाया है पोस्ट इलेक्शन तो उसको उतनी अहमियत नहीं मिलती है, लेकिन जिसने अगर चुनाव एक साथ मिलकर लड़ा है तो उसको अहमियत मिलती है। आज के दिन तो देखिए अहमियत उसकी है जिसके पास सबसे ज्यादा सांसद हैं, चाहे चुनाव से पहले करो चाहे चुनाव के बाद में करो। आज की व्यवस्था तो ये है। तो इस चर्चा को हम आज विराम देना चाहते हैं। दर्शकों के सामने कई एंगल से बातें आई हैं और पैनलिस्ट हमारे उद्वेलित होकर और अपने विचार रखते हुए लोगों को
सबने समझाने का प्रयास किया कि कैसे डेमोक्रेसी को मजबूत किया जा सकता है। पीयूष पंत जी भी इस बात से सहमत नजर आ रहे कि इस व्यवस्था में सुधार लाने की जरूरत है, क्योंकि बहुमत की जो व्यवस्था है हमारे यहाँ वो स्पष्ट नहीं है। बहुमत कैसे हो ये सरकार बनाने के लिए तय नहीं है। कभी किसी कारण से बहुमत समझ लिया जाता है, कभी किसी और तरीके से बहुमत समझ लिया जाता है। जनता के वोट से बहुमत तय हो कि सांसदों के बहुमत, जिसके पास ज्यादा सांसद है उनका बहुमत हो, ऐसा कुछ भी अस्पष्ट होने के कारण लोकतंत्र की में ऐसी स्थिति बनी है कि सरकार हम हर बार बदल लेते हैं लेकिन समस्या नहीं खत्म कर पाते, क्योंकि समस्या की जड़ यही है कि समस्या को खत्म करने के लिए पॉलिटिकल विल नहीं होता। पॉलिटिकल विल सिर्फ और सिर्फ सरकार बनाने और बचाने के लिए होता है। ये इसी नोट पर आज की चर्चा को विराम देने का वक्त। आप सबका बहुत बहुत आभार। सत्यदेव चौधरी जी, पीयूष पंत जी, हमारे साथ ए.के. मिश्रा जी भी जुड़े थे, प्रकाश हिंदुस्तानी जी भी जुड़े थे, और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। ये विमर्श हम जारी रखेंगे ताकि किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक हम पहुंच सके। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।